आप देख रहे हैं लाख टकी की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। फ्रांस में राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात। ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत पाक के बीच सभी मुद्दे द्विपक्षीय, किसी तीसरे देश को नहीं देना चाहते कष्ट। ईडी के हवाला केस में सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को कल तक के लिए गिरफ्तारी से राहत। ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ सबूत होने का किया है दावा। आईएनएक्स मीडिया केस में और 4 दिन की सीबीआई हिरासत में रहेंगे चिदंबरम। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने फिर दी भारत से जंग की धमकी। पीएम मोदी को खाड़ी देशों के सर्वोच्च सम्मान मिलने से चिढ़े पाकिस्तानी सीनेट के चेयरमैन ने यूएई का दौरा रद्द किया। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों से हटाई गई पाबंदियां, सड़कों पर बढ़ी आवाजाही, लेकिन 22वें दिन भी दुकानें रही बंद। मायावती ने राहुल गांधी समेत विपक्ष के बिना इजाजत कश्मीर दौरे को लेकर उठाए सवाल। कहा, कोर्ट ने भी कहा है शांति बहाल होने में लगेगा वक्त। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही के हालात। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। हिमाचल के चंबा और रामपुर में भी पानी ने दिखाई प्रलय जैसी तस्वीर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मंदसौर, धार, होशंगाबाद, हरदा में बाढ़। पंजाब के फिरोजपुर में भी बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किल। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का अजीबोगरीब बयान। कहा, बीजेपी के खिलाफ तंत्र की मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष। बीजेपी के नेताओं की लगातार हो रही है मौत। हरिद्वार में प्रभावित की गई पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की अस्थियां। जेटली के बेटे रोहन समेत परिवार के लोग रहे मौजूद। शनिवार को दिल्ली में हुआ था अरुण जेटली का निधन। फ्रांस पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ से ट्रंप की नहीं हो सकी बात। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने ईरानी मंत्री को ट्रंप से बातचीत के लिए बुलाया था। ट्रंप ने कहा, हम ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं, सिर्फ निरस्त्रीकरण चाहते हैं। ईरान ने कहा, हम तेल की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं। हांगकांग में चीन विरोधी प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई शुरू। पुलिस ने प्रदर्शन में हिंसा का आरोप लगाकर की फायरिंग। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के हमले में 12 पुलिसकर्मी जख्मी। 12 साल के बच्चे समेत 36 लोग किए गए गिरफ्तार। इससे पहले कि आगे बढ़े लाख टकी की बात में आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर पूरे क्षेत्र में और खास करके हिंदुस्तान पर परमाणु युद्ध की धमकी दी है और कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शायद कोई नहीं बचेगा। ये बड़ी खबर अभी आपके सामने हम दे रहे हैं। कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है इमरान खान। पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ पपकी दी है, परमाणु युद्ध की धमकी दी है हिंदुस्तान के खिलाफ। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है। बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह बयान अपने आप में बताता है कि आज पाकिस्तान में कितनी बड़ी खलबलाहट है और किस तरह से पाकिस्तान अपना आपा खोता चला जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह बयान उस समय सामने आया है जब इमरान खान पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान के इस दावे को लेकर सामने हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और ऐसे में वो पाकिस्तान की तरफ से मददता की बात भी कर रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए मददता करें। लेकिन आज पाकिस्तान का यह सपना भी चकचूर हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, साथ बैठकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने स्पष्ट तौर से कहा कि कश्मीर का मुद्दा या कोई भी मुद्दा इस तरह का भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मुद्दा है और ऐसे में भारत और पाकिस्तान इसे आपस में बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। किसी भी तीसरे देश को मध्यस्थता करने की जहमत उठाने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे
पाकिस्तान का यह सपना भी चकनाचूर हो चुका है। हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। पीएम मोदी बोल रहे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति सहमति में सिर हिला रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के उस मुंगेरी लाल वाले सपने को चकनाचूर कर दिया था जिसमें उन्हें ट्रंप से मध्यस्थता की उम्मीद थी। सुनिए ट्रंप को सामने बिठाकर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। पीएम मोदी के इस बयान से पाकिस्तान का नापाक सपना चकनाचूर हो चुका था और बाकी बची खुची कसर ट्रंप ने पूरी कर दी। Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. ट्रंप का ये बयान सुनकर पाकिस्तानी अब समझ चुके होंगे कि इमरान खान सरकार ने ट्रंप के एक बयान की आड़ में कश्मीर के मसले पर कैसे झूठा माहौल बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि ट्रंप ने इमरान खान को जब अमेरिका के दौरे पर बुलाया था तब इमरान के सामने ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कह दी थी। ट्रंप के इस बयान की पर्ची को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान ऐसे पाकिस्तान लौटे थे जैसे उन्होंने विश्व कप जीत लिया हो, लेकिन ट्रंप के जरिए कश्मीर सुलझाने का इमरान खान का दावा उतना ही खोखला था जितना आतंक से लड़ने का पाकिस्तान का दावा खोखला है। वैसे पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर पाकिस्तान की नींद भी उड़ सकती है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने पीएम मोदी का ये बयान दुनिया के लिए सीधा संकेत है कि न तो कश्मीर के मसले पर किसी को दखल देने की जरूरत है और न ही पाकिस्तान से भारत के रिश्ते पर, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान ने बड़ी सहजता के साथ फ्रांस से पाकिस्तान को बड़ा ही सख्त और दो टुका संदेश सामने रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई है। दोनों देशों को मिलकर अपने अपने हिस्से में गरीबी की लड़ाई लड़नी चाहिए और ऐसे में आज हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है जो कि अपने आप में एक हकीकत है। ऐसे में पाकिस्तान जो कि आतंकवाद से जूझ रहा है, जो कि गरीबी से जूझ रहा है, उसे हिंदुस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा वैर नहीं मोल लेना चाहिए जिसकी वजह से इस पूरे हिस्से की तरक्की में कहीं कोई बाधा आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठकर इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन बातों को कह रहे थे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की छाती फट रही होगी। हाथों पर थपकियां, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक दूसरे को इशारे और अहम मुद्दों पर भी एक दूसरे का यकीन। हिंदुस्तान की 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी के नेता के साथ दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया के रिश्ते पाकिस्तान को जलाते होंगे। जरा ये दोस्ती भरा अंदाज देखिए कि बातों ही बातों में आभार जताने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी का हाथ दोनों हाथों में लेकर थपकियां देते हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा भी मौका आता है जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ को पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ धन्यवाद दिया। दुनिया में दो मुल्कों की हैसियत और उसके नेताओं के रुतबे की ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ दुनिया का ताकतवर से ताकतवर मुल्क और उसका मुखिया पीएम मोदी के साथ सम्मान और दोस्ती का सलूक करता है, तो दूसरी ओर पाई पाई के लिए पाकिस्तान के सेलेक्टेड पीएम शोफर बने फिरते हैं। हिंदुस्तान की हैसियत और रुतबे का असर सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात के दौरान हाव भाव में ही नहीं दिखता, बल्कि आज अमेरिका भी मानता है कि भारत जैसे मुल्क से उनके रिश्ते दिनों दिन गहरे होते जा रहे हैं। Mr. President, what would be your message to the American people in terms of what is your biggest achievement at this G7? Well, we've had a lot of achievements. We have an achievement with Prime Minister Modi because we're doing great trade. We're doing a lot of trade with India. राष्ट्रपति ट्रंप ने भले आगे और उपलब्धियां गिनाई, लेकिन उनका जवाब पीएम मोदी की दोस्ती से शुरू हुआ था, जिसे ट्रंप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानने की बात कह देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए एक ऐसी बात आपके सामने दिखाते हैं जो दुनिया के लिए चिंता का विषय बन सकती है और वह है कुदरती आफत।
तूफानों से अमेरिका परेशान है और इस बीच चर्चाएं इस बात पर चल रही हैं कि क्या समुद्री तूफान को अगर उसे निपटना है, उससे बचना है, तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि क्यों ना उसके बीच में एक छोटा परमाणु बम विस्फोट कर दिया जाए, क्योंकि पूरा वेदर सिस्टम उसके बाद बदल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना अपने आप में बड़ा अटपटा इसलिए भी लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार बहुत ऐसी बातें कह जाते हैं जो बड़ी बेसिर पैर की लगती हैं। हरिकेन, टॉर्नेडो, बवंडर, तूफान, चक्रवात, ये सभी तबाही के वो नाम हैं जो अपने साथ विध्वंस लेकर आते हैं। जब ये फ्लोरेंस की शक्ल में जमीन पर इंसानी बसावट से गुजरते हैं तो पल भर में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देते हैं। जब इरमा जैसे तूफान के रास्ते में कुछ भी आता है तो उसे ये पलट देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कभी ना भूलने वाले मंजर। क्या ऐसे तूफानों को रोक पाना मुमकिन है? क्या ऐसे तूफानों पर काबू पाना संभव है? क्या ऐसे तूफानों की ताकत को समंदर में ही तोड़ डाला जा सकता है? यह आइडिया उस अमेरिका में जन्म ले रहा है जहां तूफान की तबाही सबसे ज्यादा होती है। ये विनाशकारी हवाएं जो अमेरिका को हर साल सैकड़ों करोड़ डॉलर की चपत लगा जाती हैं। उस अमेरिका में कुदरत से दो हाथ का प्लान बनाया जा रहा है। तब क्या हो जब तूफान के केंद्र में एटम बम का धमाका कर दिया जाए? क्या इन परमाणु धमाकों से विनाशकारी तूफानों की तबाही कम होगी? क्या बर्बादी को तबाही के हथियार से रोकना मुमकिन है? अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका तूफानों को एटम बम से खत्म करने पर विचार कर रहा है। दरअसल इन तूफानों ने अमेरिका में कई बार भीषण तबाही मचाई है। एक बार फिर एलेक्स तूफान अमेरिका की तरफ तबाही बनकर बढ़ रहा है, जिसे ट्रंप प्रशासन हलकान है। ऐसे में बताया जा रहा है कि हरिकेन ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तूफान से निपटने के लिए ऐसा उपाय बताया जिससे लोग हैरान हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा कि क्यों ना हम तूफान को एटम बम से दबा दें ताकि वो अमेरिकी जमीन तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन न्यूक्लियर बम तो अपने आप में वो है ही जो रेडिएशंस पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, तो उसका एक अपने आप में जो जहाँ जिस एरिया में भी वो डाला जाएगा, जो भी क्षेत्र है, तो वहाँ तो इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले में टिप्पणी से इनकार कर दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि 1950 के दशक में एक वैज्ञानिक ने राष्ट्रपति आइजनहावर को भी एक सलाह दी थी, लेकिन जानकारों का दावा है कि कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा तूफान से मचने वाली तबाही से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। समुद्री तूफान से लड़ाई लड़ने की जुगत में अमेरिका आज से नहीं बल्कि 1950 से लगा हुआ है और ऐसे में अभी तक समुद्री तूफानों पर कैसे काबू पाया जाए या उससे बचने का क्या रास्ता निकाला जाए अमेरिका को समझ नहीं आ रहा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो उपाय सामने रखा है, क्या वास्तविकता में एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर समुद्री तूफान को रोका जा सकता है? अपने आप में विवादास्पद ही मुद्दा कहा जा सकता है। समंदर से उठता तूफान, उससे खौफजदा जान बचाकर भागने की कोशिश करते लोग और लोगों की कोशिश को नाकाम करती समंदर की लहरें। तबाही का ये तूफान पलक झपकते ही पूरे शहर में तांडव मचा देता है और शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में जमींदोज होती नजर आती हैं। फिल्म जियोस्टॉर्म का ये सीन अमेरिका ने हकीकत में कई बार देखा है। इसके आगे सुपर पावर की तमाम ताकतें धरी की धरी रह गई। बर्बादी की हवा आई और तबाही मचाकर चली गई। ये हकीकत आज अमेरिका झेलता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडो अटैक अमेरिका में ही आते हैं। सालाना 1000 से ज्यादा तूफानी हवाएं अमेरिका को थर्राती हैं और इसलिए अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है कि इन तूफानों को कैसे रोका जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति के एटम बम वाले कथित सलाह के अलावा भी अमेरिका में तूफानों से निपटने के लिए कई उपायों पर चर्चा की जा चुकी है, जिसमें 1960 के दशक में अमेरिकी NOAA ने तूफान के केंद्र में विमान की मदद से बड़ी मात्रा में सिल्वर डाइऑक्साइड गिराया। इससे हरिकेन के केंद्र में पानी बर्फ तो बन गया, लेकिन रफ्तार पर 15% ही असर पड़ा।
तूफान को रोकने के लिए एटमी धमाके वाली राय को तो अमेरिका की NOAA की वेबसाइट भी खतरनाक बताती है, क्योंकि तब रेडियो एक्टिव प्रदूषण के जमीन पर फैलने का बड़ा खतरा होगा। तूफान की बर्बादी पर काबू पाने के लिए सबमरीन के रास्ते भी तूफान के केंद्र को कमजोर करने के आइडिया पर विचार किया गया, लेकिन ऐसे प्रयोग आगे नहीं हुए और समुद्र के जमीन तक पहुंचने वाले तूफान अमेरिका में कहर बरपाते रहे। 2018 में हरिकेन माइकल आया तो 260 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं ने अमेरिका को दहलाया। इसमें 31 लोगों की जान चली गई। 2017 में आए हरिकेन मारिया में 280 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार वाली हवाओं ने तबाही मचाई, तब 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई। उससे पहले 2005 में हरिकेन कटरीना ने 280 किलोमीटर की रफ्तार से अमेरिका को हिट किया, तब 1200 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, तूफान, कोल्ड वेव, बाढ़, भूकंप, साइक्लोन और आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अमेरिका को पिछले साल करीब $82 बिलियन नुकसान हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां एक तरफ समुद्री तूफान अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या है, वहीं पर अरिजोना के जंगलों में जो जबरदस्त आग लगी हुई है दक्षिण अमेरिका में, वो अपने आप में बताता है कि आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सबों के सामने है। सेना को उतारा गया है ताकि जंगल की फैलती इस आग को रोका जा सके। तकरीबन 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैले इस जंगल में 70% जंगल में आग लग चुकी है, जिसमें कि G7 की बैठक में भी इस आग की चिंताओं को सभी बड़े राजनेताओं ने प्रस्तुत किया है। दुनिया पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। बुझ नहीं रही है अमेज़न के जंगलों में लगी आग। जमीन पर आग, आसमान धुआं धुआं। धरती के फेफड़े के नाम से मशहूर अमेज़न के जंगलों में लगी आग को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो बुझने के बदले लगातार फैलती जा रही है। जंगलों में लगी आग की रफ्तार इतनी तेज है कि अब ये ब्राजील और बोलीविया के बाद पैराग्वे तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जंगलों में लगी आग से दक्षिणी अमेरिका के 9 देशों के आसमान पर जहरीला धुआं छा गया है। दुनिया के 4% हिस्से में फैली हरियाली की ये छत आज आग की लपटों में स्वाहा होती जा रही है। दुनिया को ऑक्सीजन मुहैया कराने वाला प्राकृतिक ऑक्सीजन टैंकर कार्बन डाइऑक्साइड के काले धुएं से भरता जा रहा है, तब भी आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिली। आंकड़े बताते हैं कि इस साल अमेज़न के जंगलों में आग लगने के मामले में 85% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 की शुरुआती 8 महीनों में लगभग 75,000 आग के मामले दर्ज किए गए। अमेज़न के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है। आग से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल 228 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो चुकी है, जो 2010 के बाद सबसे ज्यादा है। अमेज़न के जंगलों की आग इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी ये दिखाई दे रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कई तस्वीरें ली है। जानकारों के मुताबिक अमेज़न के जंगलों में लगी आग से उबरने में 200 साल से ज्यादा तक का वक्त लग सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां अमेज़न की आग बुझने का नाम नहीं ले रही, वहीं ब्राजील के आसपास के देशों में भी ऐसी राजनीतिक आग लगी है कि क्या कहा जाए। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें बदनाम करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जंगलों में लगी आग को उनकी सरकार बुझाने में कामयाब नहीं हो पा रही। दरअसल पूरे दक्षिण अमेरिका में जबरदस्त राजनीति अमेज़न की आग पर चल रही है। अमेज़न के जंगलों में लगी आग कैसे बुझे, लगातार फैलती आग की लपटों को कैसे रोका जाए, दुनिया भर के लोगों के जहन में यही सवाल कौंध रहे हैं। चिंता की लकीरें वक्त बीतने के साथ लंबी होती जा रही हैं और इसकी तपिश फ्रांस में चल रहे G7 सम्मेलन में दिखी। भविष्य के लिए बजते खतरे की घंटी को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा जैसे G7 के देशों ने आग बुझाने के लिए भारी भरकम फंड रिलीज करने का ऐलान किया है। G7 देशों ने $22 मिलियन का फंड देने पर रजामंदी दी है। इनमें से सबसे ज्यादा रकम फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट पर खर्च की जाएगी। इससे पहले आग से निपटने के मुद्दे पर फ्रांस और ब्राजील आमने सामने आ गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने आरोप लगाया था कि ब्राजील जंगल की इस आग को बुझाने के लिए गंभीर कोशिश नहीं कर रहा, तो पलटवार करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने फ्रांस पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। ब्राजीली राष्ट्रपति ने तो पश्चिमी देशों पर हमला बोलते हुए ये आरोप भी लगाया कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए एक NGO ने जानबूझकर आग लगाई है। वहीं ब्रिटेन ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय समस्या करार देकर फ्रांस और ब्राजील के बीच की तनातनी को कम करने की कोशिश की।
आरोप प्रत्यारोप के बीच इजराइल ने जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए एक विशेष विमान भेजने का ऐलान किया है। धरती के फेफड़े में लगी भीषण आग पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी चिंता जताई है। गुतेरेस ने ट्वीट कर कहा है, विश्व अभी जलवायु संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में हम ऑक्सीजन और जैव विविधता के सबसे बड़े स्रोत में ज्यादा नुकसान सहन नहीं कर सकते। अमेज़न के जंगलों को संरक्षित किया जाना जरूरी है। अमेज़न की आग परेशानी का सबब बनी हुई है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार और तेज हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। रही अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर शांति बहाली अभी भी है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में आज भी कर्फ्यू है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जबकि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लागू है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर राजनीति जिस तरह से की जा रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी गुट भी अब विपक्ष के कुछ नेताओं को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। जम्मू की सड़कों पर अब शांति के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। डोगरा फ्रंट के लोग राहुल गांधी समेत विपक्ष के उन नेताओं के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने बिना इजाजत कश्मीर के दौरे की कोशिश की। अपोजिशन का हक जम्मू भी आना है। अपोजिशन का हक बुरहान वानी मर गया तब भी था, तब कौन आया? अपोजिशन अगर सियासत कम चाहने के लिए जाएगी तब ये बात पूरी नहीं होगी। अपोजिशन का हक है, लेकिन खराबी करने के लिए नहीं, अच्छाई करने के लिए। जम्मू में तो हालात बेहद सामान्य हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी खुले हुए हैं। बाजार, कारोबार भी चालू हो चुका है। लेकिन कश्मीर घाटी में 22वें दिन भी दुकानें बंद ही नजर आई। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त और पाबंदियों में फिलहाल कोई ढील नहीं दी गई। एक तरफ सुरक्षा बल से लेकर सरकार तक कश्मीर में तेजी से शांति बहाली के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के कुछ विपक्षी नेता अपनी सियासत की जमीन तलाशने के लिए कश्मीर जाने की कोशिश करते देखे गए। मुझे इनवाइट किया है तो मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं। कांग्रेस समेत कुछ दलों की इस कोशिश को बीएसपी प्रमुख मायावती ने गलत बताया। मायावती ने ट्वीट किया कि वहां पर हालात सामान्य होने में थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है। वहां पर जाने से पहले इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाता तो ये ज्यादा उचित होता। और राज्यपाल होते हुए वो ये बात कभी नहीं कर सकते कि ये पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। कब हम जा सकेंगे? कब तक हालत सामान्य होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हिंदुस्तान की आम जनता जाना चाहते हैं। मैं उस पर क्या रिएक्ट करूं, उस आदमी की जानकारी पे या उसकी समझदारी पे। मैं बहुत अपनी निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं और मुझे ऐसे इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीर को लेकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन अभी सरकार की प्राथमिकता किसी भी सूरत में कश्मीर और कश्मीरियों के बीच अमन की वापसी सुनिश्चित करना है। दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। रही अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप कह सकते हैं, ऐसा कभी देखा है क्या? जान बचाने के लिए शिकारी के सामने ऐसी एक्टिंग हर कोई नहीं कर सकता। एक नजर में लगता है कि इस कुत्ते ने बतख का शिकार कर लिया है और खाने वाला है, लेकिन कुत्ते की नजर दूसरी ओर रहती है और वो उधर जैसे ही बैठता है, ये बतख उठकर फौरन रफू चक्कर हो जाती है। देखने में ये भले नीले रंग का सामान्य प्लास्टिक लग रहा हो, लेकिन ये गजब की चीज है। एक स्टिकर नुमा चीज कार की साइड मिरर पर चिपकाई और हटा ली। बस इतनी सी कोशिश के बाद बारिश की बूंदें इस साइड मिरर पर नहीं ठहरेंगी और आपको कार चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तूफान की ताकत कभी कभी हैरान करने वाला मंजर दिखाती है। ये लड़का छतरी पकड़े हुए ऐसे ऊपर उठने लगता है जैसे रॉकेट के सफर पर निकला हो, लेकिन जब ये 4-5 फीट ऊपर जाता है और छतरी छोड़कर कूद पड़ता है, आसपास के लोग जाकर छतरी पकड़ते हैं। टेंट के अंदर हवा के दबाव हैरान करने वाला है।